Hi students, स्वागत है आप सबका. Now we are starting with lecture 3 of CR valuation questions, the marathon series what we are doing, and we are done up to question number 7 and now we are starting with question number 8. और आज हम लोग को true cost of merger भी समझना है, which is a very important topic with respect to the merger calculation. But before we go to the topic, कुछ high end questions करने हैं, then true cost, and then we move towards the last part of the CR valuation side. So we start with question number 8. अब तो क्या दिया इसमें? What is being said that the following information is provided relating to the acquiring company Efficient Limited and target company Healthy Limited. मतलब Efficient Limited जो है वो बायर है एंड टारगेट कंपनी जो है Healthy Limited वो सेलर है. क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, पी रेशो दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है. देखो ध्यान समझो, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस व्हाट दे हैव गिवन, ओके, एंड प्रमोटर्स होल्डिंग दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिसाइडेड टू हैव अ फेयर डील to the shareholder and accordingly for swap ratio the weights are decided as 40%, 25%, 35% respectively for earning मतलब EPS, book value and market price of the shares of each company. इसका मतलब what they are doing, they just want to have a fair deal and इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक एक्सचेंज रेशो ऐसे निकाल रहे हैं जिसमें तीनों का इफेक्ट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द वेट असाइन. क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व करना है, कैलकुलेट द स्वैप रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर एक्विजिशन. मतलब अपना प्रमोटर होल्डिंग बताना आफ्टर एक्विजिशन. सेकंड, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ हेल्दी लिमिटेड. थर्ड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ फर्म लिमिटेड. नाउ पी रेशियो ऑफ Efficient Limited remains unchanged and calculate free float market capitalization of the merged firm. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए देखो, अपने को नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दिया, पी रेशो दे दिया. तो पहले तीन इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो रेस्ट थ्री हम लोग निकाल लेंगे. तो सबसे पहले तो विल मेक द टेबल. तो मेक द टेबल फर्स्ट. तो यहाँ पे solution to question 8. okay, Efficient Limited, Healthy Limited, net profit, number of shares, P, then market price, number of shares and market valuation. क्लियर? अब सबसे पहले तो ये देख लो कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया है. तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 10 lakhs एंड 7.5 lakhs, 10 lakhs एंड 7.5 lakhs. उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दिया है 500 lakhs एंड 750 lakhs. तो यहाँ पे 500 lakhs एंड 750 lakhs. एंड थर्ड क्या दिया हुआ है, पी रेशो 10 एंड 5. तो पी रेशो 10 दिया है एंड 5 दिया है. नाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन दे हैव ऑलरेडी गिवन. अब रेस्ट इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेंगे. अब देखो, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 100 lakhs और 10 lakhs, मार्केट वैल्यूएशन दिया है 500 lakhs. तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, ₹50. क्लियर? 500 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs. एंड यहाँ पे 750 lakhs इज द मार्केट वैल्यूएशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 7.5 lakhs. तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो गया, ₹100. मतलब अपने को रिवर्स कैलकुलेशन करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है. क्लियर? अब देखो, अच्छा, पी रेशो दिया है 5, पी रेशो दिया है 10, मार्केट प्राइस दिया है 50. तो ईपीएस कितना हो जाएगा,
₹5 एंड यहाँ पे पी रेशो दिया है 5 एंड मार्केट प्राइस दिया है 100, तो ईपीएस कितना हो जाएगा 20। डन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया है एंड अर्निंग पर शेयर आ गया, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 50 lakhs and it will be 150 lakhs। डन। पूरा नीचे से अपने को कैलकुलेशन करना है, दैट इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। अब इन्होंने तो यहाँ पे अपने को मार्केट प्राइस मिल गया, ईपीएस मिल गया, तो इन दोनों का एक्सचेंज रेशो निकल जाएगा, बिकॉज देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड कॉन्सेप्ट निकालना है फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल एक्सचेंज रेशो। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेशो ऑन द बेस ऑफ ईपीएस निकाला जाए तो ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर, तो व्हाट इज द ईपीएस ऑफ सेलर 20, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ बायर 5, तो कितना आ गया 4:1। दिस इज एन एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन ईपीएस। अब एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस कितना होगा, तो मार्केट प्राइस ऑफ सेलर upon market price of buyer, what is the market price of seller 100, what is the market price of buyer 50, तो exchange ratio based on that will be 2:1। अब यहाँ पे अपने को NAV निकालना पड़ेगा, तो we have to calculate the NAV, that is what is called as book value। so book value के लिए कैलकुलेशन ऑफ NAV। अब ये अपने को बहुत ध्यान से देखना है। देखो हम लोग ने लास्ट टाइम जब हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था तो व्हाट वी हैव डिस्कस कि NAV कंप्यूटेशन कैसे होता है कि एसेट माइनस लायबिलिटी। तो लास्ट टाइम हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि NAV इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक तरीका ये होता है NAV निकालने का, और दूसरा तरीका होता है NAV इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दैट इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द NAV। तो इस क्वेश्चन में क्या एसेट दिया है, इन दिस क्वेश्चन हैव दे गिवन एसेट, नो। हैव दे गिवन लायबिलिटी, नो। बट उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स दिया है एंड फेस वैल्यू दिया है, तो इससे अपने को कैपिटल मिल जाएगा। एंड देन दे हैव गिवन रिजर्व एंड सरप्लस, तो वी हैव टू फाइंड आउट द NAV नॉट बेस्ड ऑन द फर्स्ट फॉर्मूला बट बेस्ड ऑन द सेकंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे so we can have this way, that manner of calculating NAV, clear। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ याद रखना बच्चों, आपको ये जो पार्ट है ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। Now, so calculation of NAV, efficient limited, healthy limited। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा एफिशिएंट लिमिटेड का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया है 10 lakhs एंड फेस वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 lakhs एंड 7.5 lakhs इंटू 10 कितना आ गया 75 lakhs। अभी रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, इसका 300 lakhs एंड 165 lakhs
तो टोटल कितना हो गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया 400 lakhs एंड 240 lakhs. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 lakhs एंड 7.5 lakhs. तो NAV कितना हो जाएगा, NAV ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड विल बी 40 and this will be equal to 32. तो 240 डिवाइड बाय 7.5 करो 32 आ जाएगा. तो इसका मतलब एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन NAV कितना हो जाएगा, तो NAV ऑफ सेलर अपॉन NAV ऑफ बायर. तो NAV ऑफ सेलर कितना है 32, NAV ऑफ बायर कितना है 40. तो कितना आ गया एक्सचेंज रेशियो, इट इज 0.8:1. ये समझा. तो हम लोग ने तीनों एक्सचेंज रेशियो निकाल लिया. तो वी हैव कैलकुलेटेड एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन EPS, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एंड बेस्ड ऑन NAV. तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल एक्सचेंज रेशियो. तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फाइनल एक्सचेंज रेशियो. अब देखो, when we talk about as per NAV, it is 0.8:1. When we calculate exchange ratio on the basis of EPS, it is 4:1. And when we calculate on the basis of market price, it is 2:1. अच्छा, क्वेश्चन में वेट कितना दिया है, they have said that the weights have decided as 40%, 25% and 35% respectively on earning. तो EPS पे 40%, then book value पे 25%, मतलब book value मतलब NAV, and market price पे 35% respectively. So we have to multiply एक्सचेंज रेशियो विद वेट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 25% 0.8 कितना हो गया 0.2, ये हो गया 1.6 और ये हो गया 0.7. टोटल कितना आ गया, सो therefore final exchange ratio is 2.5:1. मतलब for every one share of seller company, the buyer company will give its 2.5 shares. ये समझा, पक्का, यहाँ तक में कोई डाउट. देखो, हम लोगों ने तीनों तरीके से एक्सचेंज रेशियो निकाला. फिर जो क्वेश्चंस में वेट असाइन किया था, अगर पेपर में आपको क्वेश्चंस में वेट असाइन कर दे, देन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट वेट with the exchange ratio and then on that basis you can calculate the weighted exchange ratio. So final exchange ratio आ गया. Now इसका मतलब क्या हुआ, that how many new shares need to be issued. तो यहाँ पे efficient limited and healthy limited. तो एफिशिएंट लिमिटेड का 2.5 शेयर्स दिया जाएगा हेल्दी लिमिटेड के 1 शेयर्स के सामने. तो हेल्दी लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 7.5 lakhs. तो 7.5 lakhs शेयर्स के अगेंस्ट में कितने शेयर्स दिए जाएंगे, हाउ मेनी न्यू शेयर्स नीड टू बी इशूड
तो 7.5 lakhs को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 18,75,000 shares to be given. Clear? यहाँ तो समझा? अब देखो नेक्स्ट क्या लिखना है, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ हेल्दी लिमिटेड। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितना आया था नेट प्रॉफिट अपना मर्जर से पहले, तो मर्जर से पहले प्रॉफिट कितना था, इट वॉज 50 lakhs एंड 150 lakhs। कुछ सिनर्जी गेन दिया था, नो तो सिनर्जी गेन नहीं दिया था तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकेम 200 lakhs कैसे आया, 50 lakhs प्लस 150 lakhs प्लस सिनर्जी। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, 18,75,000 शेयर्स इशू करने हैं एंड मर्जर से पहले कितने शेयर्स थे, मर्जर से पहले शेयर्स थे 10 lakhs। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 lakhs प्लस 18.75 lakhs मतलब 28.75 lakhs। तो ईपीएस कितना हो गया, इफ यू डिवाइड 200 lakhs divided by 28.75 lakhs, it will become somewhere around 6.96. Calculate this thing. 200 divided by 28.75 करेंगे तो it will come 6.96. अच्छा P रेशो कितना है, what is the P रेशो, क्वेश्चन में क्या दिया है, assuming after acquisition assuming P ratio remains unchanged। तो P ratio कितना है, मर्जर से पहले P ratio कितना था 10, तो मर्जर के बाद P ratio कितना मान रहे हैं हम लोग 10। तो इसका मतलब हो गया मार्केट प्राइस कितना हो गया 69.6 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, it is 28.75। तो 28.75 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 69.6 तो कितना आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट विल कम 2000 lakhs। अच्छा अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस आएगा डेसिमल का, बट एक चीज़ देखना, इसका ना एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ आप लोगों को। देखो मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। सीधा आपको ना मल्टीप्लाई करना चाहिए, नेट प्रॉफिट को पी से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली मार्केट वैल्यूशन आ जाता है। ये कैसे आता है इसका तरीका सिखाता हूँ। देखो व्हाट इज मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर ना। अच्छा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला कैसे आता है, ईपीएस इंटू पी रेशो इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, एंड ईपीएस कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये ईपीएस हुआ इंटू पी रेशो इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स से नंबर ऑफ शेयर्स कट गया तो मार्केट वैल्यू क्या बचा, नेट प्रॉफिट इंटू पी रेशो। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, दिस अगेन रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट 200, व्हाट इज द पी रेशो 10, तो मार्केट वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, सीधा फ्लैट 2000 lakhs। अब देखो now this is your market valuation
post acquisition. So अपना इन क्वेश्चंस में से स्वैप रेशो निकल गया, ईपीएस निकल गया, एज्यूमिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल गया, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकल गया। अब निकालना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ये आपको समझने की जरूरत है कि कैसे निकाला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। एफिशिएंट लिमिटेड, हेल्दी लिमिटेड, एफिशिएंट लिमिटेड। अच्छा, ये दोनों जो हम लोग कर रहे हैं ये है बिफोर मर्जर, और ये हम लोग करेंगे आफ्टर मर्जर। अब देखो तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एफिशिएंट लिमिटेड का कितना था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एफिशिएंट का था 10 लाख और उसमें प्रमोटर होल्डिंग थी 4.75 लाख। 10 लाख एंड प्रमोटर होल्डिंग 4.75 लाख। अच्छा, ये जो 10 लाख शेयर्स हैं इन्हीं के अंदर 4.75 लाख शेयर्स हैं। अब मर्जर के पहले हेल्दी लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 7.5 लाख एंड प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी? 5 लाख। क्लियर? अब ध्यान से समझना, मर्जर के बाद एफिशिएंट लिमिटेड का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख है वो तो उतना ही रहा, प्लस हेल्दी लिमिटेड के हर शेयर के सामने हम लोगों ने अपने 2.5 शेयर्स दिए थे। इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिकेम 28.75 लाख, मतलब 10 लाख प्लस 18.75 लाख, $10 लाख प्लस 18.75 लाख, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 28.75 लाख। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ये पूरा समझा सबको? अब प्रमोटर होल्डिंग इस 10 लाख में 4.75 लाख प्रमोटर की होल्डिंग थी एंड 7.5 लाख में 5 लाख शेयर्स प्रमोटर की होल्डिंग थी। तो मर्जर के बाद जो प्रमोटर के एफिशिएंट लिमिटेड के पहले के प्रमोटर हैं उतने शेयर्स तो रहेंगे, प्लस जो हेल्दी लिमिटेड के प्रमोटर हैं उनको पर शेयर 2.5 शेयर्स दिया जा रहा है, तो कितना आ गया? 4.75 लाख प्लस 12.75 लाख, मतलब 20.5 लाख, मतलब कितना आ गया? 17.25 लाख। मतलब टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मर्जर के बाद कितना हो गया? 17.25 lakhs. Therefore, प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 17.25 lakhs डिवाइडेड बाय 28.75 lakhs इंटू 100। कितना आ रहे हैं? इट इज इक्वल टू 60%। मतलब 60% जो है टोटल 28.75 लाख में 17.25 लाख शेयर्स तो प्रमोटर के पास पड़े,
इसका मतलब पब्लिक होल्डिंग कितनी है 40%, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट मर्जर इस 2000 लैक्स, इसमें से 60% इज वेस्ट विथ प्रमोटर। इसका मतलब प्रमोटर के पास कितना पड़ा है 1200 लैक्स, तो रेस्ट 40% क्या है, दिस इज वेस्ट विथ पब्लिक। मतलब 800 lakhs, so therefore अब देखो प्रमोटर होल्डिंग इज सब्जेक्ट टू लॉक इन रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 800 lakhs। सो देयरफॉर फ्री फ्लोट तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 800 lakhs। समझा, पक्का, एकदम क्लियर। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज फर्म एंड व्हाट इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 800 lakhs। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको एक नई टेक्निक सीखनी होती है कि आपको वेटेड एवरेज के साथ किस तरीके से अपने को एक्सचेंज रेशियो निकालना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा समझा, पक्का। पहले टेबल बना लेने का, फिर तीनों बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालने का, फिर जो फाइनल एक्सचेंज रेशियो उसको वेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल एक्सचेंज रेशियो निकालने का। देन यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट नीड टू बी इशूड। देन पोस्ट मर्जर आपका पूरा टेबल बना लेने का, एंड पोस्ट मर्जर टेबल बनाने के बाद देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कैलकुलेट द कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्रमोटर होल्डिंग, एंड देन उसके बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसमें प्रमोटर के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, विच इज नथिंग बट द मार्केट कैपिटलाइजेशन वेस्ट विद पब्लिक। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से रीड करेंगे। इसमें हम लोग एक न्यू चीज़ सीखेंगे एंड वो न्यू की चीज़ क्या है, देखिए क्या लिखा है, XYZ Limited wants to acquire ABC Limited by exchanging its 1.6 shares for every share of ABC Limited। इसका मतलब क्वेश्चन में ही एक्सचेंज रेशियो दे दिया है 1.6:1। It anticipate to maintain the existing P ratio subsequent to the merger also. The relevant financial details are given below: earning after tax, number of equity share, market price per share। अब देखो तीन इन्फॉर्मेशन दिया है, रेस्ट तीन इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लेंगे। क्या लिखा है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग को निकालना है एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। व्हाट इज द प्री मर्जर ईपीएस एंड पी रेशियो फॉर ईच कंपनी, प्री मर्जर निकालना है। व्हाट वाज द पी यूज इन एक्वायरिंग एबीसी लिमिटेड। देखो ये जो पार्ट है ना, ये इस क्वेश्चन का सबसे रिलेवेंट पार्ट है जो हम लोग को सीखना है। देन व्हाट इज द ईपीएस ऑफ XYZ लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द मर्ज कंपनी। तो सबसे पहले टेबल बना लो, एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, फॉर वन क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, otherwise for rest of the question exchange ratio is already being given which is 1.6:1। clear, so let's solve this thing now। see, कंपनी का नाम क्या है, XYZ ABC लिमिटेड। नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, EPS, P रेशो, मार्केट प्राइस,
number of shares, market valuation. Clear? अब अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है 15 lakhs एंड 4.5 lakhs. Then number of equity shares दिया है 3 lakhs and 75,000. Then market price दिया है 35 and 40. अब देखो ये इन्फॉर्मेशन दिया है, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेंगे. तो ईपीएस कितना हो जाएगा 15 lakhs एंड 3 lakhs, तो कितना आ गया 5. एंड इधर ईपीएस कितना हो गया 6. अब देखो मार्केट प्राइस दिया 35. क्लियर? एंड पी रेशो दिया है 5. तो पी रेशो निकालना है. ईपीएस दिया है 5, तो पी रेशो कितना हो गया 7. एंड यहाँ पे 40 है मार्केट प्राइस एंड ईपीएस है 6, तो ये कितना हो गया 6.67. क्लियर? अच्छा, मार्केट वैल्यूएशन कितना आएगा, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 lakhs एंड 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 40. कितना आया ये? सो दिस विल कम 105 lakhs एंड दिस विल कम 30 lakhs. क्लियर? यहां तक समझा? अब देखिए, अब यहां पे they have given exchange ratio given in the question, it is 1.6:1. अच्छा, 1.6:1 हुआ. इसका मतलब क्या हो गया, that XYZ Limited and ABC Limited, XYZ ने अपने 1.6 शेयर्स दिए हैं ABC के 1 शेयर्स के अगेंस्ट में. तो ABC के टोटल शेयर्स कितने हैं 75,000 शेयर्स. तो XYZ लिमिटेड टोटल शेयर्स कितने देगा, तो 75,000 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1,20,000 शेयर्स टू बी गिवन. ये समझा? नाउ अब देखो क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस. सो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ए एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस निकाला जाए तो मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर. तो मार्केट प्राइस ऑफ सेलर कितना हो गया, नाउ मार्केट प्राइस ऑफ सेलर इज 40 एंड मार्केट प्राइस ऑफ बायर कितना हो गया, इट इज 35. तो कितना आ गया, इट इज 1.14:1. क्लियर? बट ये जो कैलकुलेशन है दिस इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ प्री मर्जर ईपीएस एंड पी रेशो निकल गया. व्हाट इज द ईपीएस ऑफ XYZ लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ मर्ज कंपनी. तब हम लोग को पोस्ट मर्जर निकालना पड़ेगा. पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नो नेट प्रॉफिट कितना था 15 lakhs 4.5 lakhs. कुछ सिनर्जी गेन हुआ है नहीं, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, इट इज 19.5 lakhs. तो 19 lakh 15,000 कितना आया 15 lakh प्लस 4.5 lakhs प्लस नील. अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे 3 lakhs एंड नए शेयर्स कितने इशू किए गए 1,20,000. तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 3 lakhs प्लस 1.2 lakhs मतलब 4,20,000. तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, तो अर्निंग पर शेयर इज 4.64. क्लियर? अच्छा, पी रेशो क्या मर्जर के बाद का पी रेशो दिया हुआ है, नहीं. और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग पोस्ट मर्जर का पी क्या मानते हैं, इट इज सेम एज प्री मर्जर पी.
तो मर्जर से पहले P कितना था 7, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे 7, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया EPS इंटू P कितना आ गया 32.5। क्लियर। अभी नंबर ऑफ शेयर्स अगर मल्टीप्लाई कर दें विच इज 4.2 lakhs, तो अपना मार्केट वैल्यूशन निकल जाएगा। एंड व्हाट विल द मार्केट वैल्यूशन 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 lakhs, कितना आ रहा है ये। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस थिंग इट विल कम 13650,000। ओके डन। नाउ अब हम लोग को इस क्वेश्चन के देखो अपना ABCD पूरा A B D and E हो गया। अब हम लोग को इस क्वेश्चन के C पार्ट को ध्यान से समझना है। नाउ अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इट सेज दैट व्हाट वाज द P रेशियो यूज्ड इन एक्वायरिंग ABC लिमिटेड। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ना, तो यहाँ पे लोग क्या पूछ रहे हैं कि आपने क्या P यूज किया है ABC लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए। अब एक चीज देखो, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको ना कैलकुलेट करने का मैं आपको दो तरीका सिखाता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मेथड 1, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर्स पेड मतलब फॉर एक्वायरिंग ABC लिमिटेड। अच्छा ABC लिमिटेड के जो शेयर्स इशू किए गए उनकी क्या वैल्यू है, तो कितना था 1,20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। सो 1,20,000 शेयर्स इशू किया गया एंड पर शेयर की वैल्यू कितनी थी 35 रुपीज। मतलब अगर मैंने आपको अपना एक शेयर दिया इट इज एज गुड एज कि मैंने को 35 रुपीज दे दिया। तो मैंने आप प्रोडक्ट कितने शेयर इशू किए हैं फॉर एक्वायरिंग इट इज 1.2 lakhs। तो 1.2 lakhs इंटू 35 किया जाए तो ये कितना आ गया। नाउ दिस विल बिकम 42 lakhs। ओके मतलब मैंने 42 लाख के शेयर्स आपको दे दिए। अच्छा आपकी कंपनी जब मेरे मर्ज हो जाएगी तो मेरे को कितना बेनिफिट होगा, क्या प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ ABC लिमिटेड which XYZ Limited will gain post merger, मतलब कितने प्रॉफिट के लिए। अब देखो ABC लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 4.5 lakhs। तो जब ABC लिमिटेड XYZ का हो जाएगा तो ये जो 4.5 lakhs प्रॉफिट ABC का है वो भी XYZ का हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको कितना मिला इस 4.5 lakhs और ये 4.5 lakhs के लिए उसने कितना पे किया इस 42 lakhs। इसका मतलब उसने कितना टाइम्स ज्यादा पे किया है। सो therefore PE, so therefore P ratio used in acquiring ABC Limited कितना होगा 42 lakhs डिवाइडेड बाय 4.5 lakhs। मतलब उसने कितना पे किया इस 42 lakhs कितना कमाने के लिए 4.5 lakhs। इसका मतलब कितना टाइम्स ज़्यादा पे किया है
9.33 टाइम्स। सिंपल वर्ड में, अगर आप एवरी ईयर 10 रुपये कमा रहे हो तो मैं आपको बोलूं कि आप अपनी कंपनी मेरे को दे दो, तो क्या 10 रुपये में दे दोगे? नहीं, तो आप मेरे से ज़्यादा मांगोगे। अब मैंने अगर मान लो 50 रुपीज़ आपको आज पे किया उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए जिसका ईयरली प्रॉफिट 10 रुपीज़ है, तो मैंने आपको कितना टाइम्स ज़्यादा पे किया? 5 टाइम्स। समझा? दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पी फॉर एक्वायरिंग। अब देखो, इसमें जो दूसरा मेथड होता है, नाउ अब ये दूसरा मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। इसमें एक्सचेंज कितना दिया है? 1.6:1। इसका मतलब what it means that XYZ Limited is offering 1.6 shares to buy 1 share of ABC Limited। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब we can also say that XYZ Limited is offering 1.6 शेयर्स। हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 35 टू बाय 1 शेयर ऑफ ABC लिमिटेड। अब हर शेयर ऑफ ABC लिमिटेड का EPS कितना है? हैविंग EPS ऑफ ₹6। तो इसका मतलब P रेशो क्या हो जाएगा? P रेशो हो गया प्राइस which is nothing but price paid upon EPS ऑप्टेन। मतलब हमने कितना प्राइस पे किया है? इट इज 56 और उसके सामने हमको EPS कितना मिल रहा है? 6। मतलब कितना हो गया? 9.33 टाइम्स। मतलब मैंने कितना प्राइस पे किया? मैंने अपना 1.6 शेयर्स दिया, इट इज एज गुड एज मैंने 56 रुपीज दे दिया, और उसके सामने मेरे को आपकी कंपनी का एक शेयर मिल रहा है जिसका EPS कितना है? 6 रुपीज़ पर शेयर। तो मैं 6 रुपये कमाने के लिए अगर 56 रुपीज़ दे रहा हूँ, देन हाउ मेनी टाइम्स आई एम पेइंग एक्स्ट्रा? इट इज़ 9.33 टाइम्स। बोथ वे से आप कर सकते हैं कि आपने पहले में कि आपने कितने वैल्यू के शेयर्स इशू किए, और कंपनी जब आप में मर्ज जाएगी तो उसका कितना प्रॉफिट आपका आ जाएगा, दैट इज द टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड सेकेंड मेथड में हम लोग पर शेयर वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी का एक शेयर मेरे पास आया तो मेरे को EPS कितना मिला? इट इज 6 रुपीज आई हैव रिसीव। EPS कितना है? अर्निंग पर शेयर कितना है? इफ यू सी द टेबल, EPS इज 6, तो 6 रुपए कमाने के लिए हाउ मच आई हैव पेड इज 56 रुपीज, विच मीन्स दैट द P टाइम्स कितना हो गया फॉर एक्विजिशन? तो P रेशो used for acquiring ABC Limited कितना हो जाएगा? 9.33 टाइम्स। डन? पक्का? ये क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट जान आपको यही है। डन? चलो, अब आप लोग ये 2016 का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। दिस इज नाउ योर होमवर्क। अगर आपने ऊपर के क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझे हैं, देन दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। चलो, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ये भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। Now let's see this question. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द फॉलोइंग डेटा कंसर्न ऑफ कंपनीज A एंड कंपनी T। दो कंपनी है, कंपनी A और कंपनी D, उनका डेटा दिया हुआ है।
अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, ईपीएस दिया है, पी रेशो दिया, मार्केट प्राइस दिया, सब कुछ तो दे दिया, तो टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे टेबल बनाने में कोई क्वेश्चन नहीं, दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, कंपनी ए इज द एक्वायरिंग कंपनी, मतलब कंपनी ए जो है वो बायर है, कंपनी टी जो है वो सेलर है। एक्सचेंजिंग इट्स 1 शेयर फॉर एवरी 1.5 शेयर ऑफ टी लिमिटेड, मतलब they have also given exchange ratio is 1.1 is to 1.5। कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो, देखो क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो विच कैन बी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड। कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो गिवन बिलो which the shareholder of T Limited will not agree। मतलब क्वेश्चन में what they are asking for is a upper limit and lower limit। अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना होता है, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? से फॉर एग्जांपल इफ आई बीइंग अ बायर एंड यू बीइंग अ सेलर, तो मैं पे करने वाला हूँ, मैं आपको एक एक्सचेंज बोलूंगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि मैं इससे ऊपर आपको पे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप उससे ऊपर मांगते हो तो डील कैंसिल। मैं आपका मकान परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मकान का वैल्यू बोला 1 करोड़, आपने बोला 1.5 करोड़। अब हम लोग का नेगोशिएशन होगा, तो मैंने अपर क्या बोल दिया कि भाई मैं 1.3 सीआर से ऊपर नहीं पे करूंगा, डील हो तो हो नहीं तो नहीं हो। क्लियर? दैट इज एन अपर लिमिट। अच्छा आप सेलर हो तो आप मेरे को बोलोगे कि भाई मैं 1.2 से ऊपर या कोई भी आप प्राइस बोल दोगे कि मैं इससे नीचे नहीं एक्सेप्ट करूंगा, आप इससे नीचे बोलोगे तो डील कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज समथिंग यू हैव टू स्पेसिफाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। एंड याद रखना जो फाइनल एक्सचेंज रेशियो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। अब इसको कैसे निकालना है, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईसीएसआई के मॉड्यूल में दिया था और इंस्टीट्यूट ने पूरी कोशिश की थी कि आपको समझ में ना आए, और आपको सही में बच्चों को सही में समझ में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है। दे यूज द एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला एंड ऑल दैट थिंग, नो नीड ऑल दोस थिंग, लॉजिक से सीखना, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको क्वेश्चंस को। पहले तो आप लोग टेबल बना लीजिए। टेबल इज वेरी सिंपल, 5 इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, दैट्स समथिंग वी कैन इजीली कैलकुलेट। क्लियर? तो फटाफट पहले टेबल बना लेते हैं, देन आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब देखो कंपनी ए कंपनी टी, ये बायर है एंड ये सेलर है। नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, पी रेशो, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यूएशन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1,40,000 एंड 37,500। तो यहाँ पे 1,40,000 एंड 37,500 डन। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं, 20,000 एंड 7,500, 20,000 एंड 7,500। तो ईपीएस कितना आ जाएगा, 7 एंड 5, ये भी दिया हुआ है। पी रेशो भी दिया हुआ है 10 एंड 8, मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है 70 एंड 40, नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही हुआ है। क्लियर? तो मार्केट वैल्यूएशन आ जाएगा, कितना आया, 14 लाख, और ये कितना आ गया, 3 लाख। डन। अब क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशो is something they have already given in the question. Now so what exchange ratio being given there? Now exchange ratio दिया है that company, the acquiring company, exchanging its 1 share for every 1.5 share of T Limited. तो exchange ratio is 1 is to 1.5। इसका मतलब
कंपनी ए एंड कंपनी टी। तो कंपनी ए अपना 1 शेयर दे रहा है कंपनी टी के 1.5 शेयर्स के सामने। तो कंपनी टी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 7500। तो 7500 शेयर हमें कितने शेयर देगा कंपनी ए? तो 7500 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5 तो कितना आ जाएगा? 5000 शेयर्स टू बी गिवन। क्लियर? तो पोस्ट मर्जर कितना आ जाएगा? तो पोस्ट मर्जर का टेबल निकाल लीजिए। तो व्हेन यू कैलकुलेट फॉर पोस्ट मर्जर तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1,40,000 एंड 37,500। कुछ सिनर्जी गेन है? नहीं। तो कितना आ गया? 1,77,500 नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स? मर्जर से पहले कितने शेयर्स थे? 20। एंड मर्जर की वजह से कितने शेयर्स और इशू किए गए हैं? 5000। तो कितना आ गया? 25,000। तो ईपीएस कितना हो गया? 1,70,500 डिवाइड बाई 25,000 कितना आ गया ईपीएस? 7.1। नाउ पी रेशो कितना है? अच्छा, मर्जर से पहले पी रेशो कितना था? 10। एंड क्वेश्चन में दिया है कि पी रेशो में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है? नहीं दिया है। तो इसका मतलब पी हम लोग कितना मानेंगे? एज सेम 10 लिया जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 71। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000। तो मार्केट वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 71 करेंगे कितना आएगा? 17,75,000। ये समझा? पक्का? अब देखो, तो मर्जर से पहले कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन कितना था? कंपनी का वैल्यूएशन था 14 lakhs, कंपनी बी का वैल्यूएशन था, कंपनी टी का वैल्यूएशन था 3 lakhs, मतलब 17 lakhs हुआ। एंड यहाँ पे 75,000 इज बेसिकली अब इंक्रीज बाय वर्च्यू ऑफ मर्जर। क्लियर? अब देखो इस पार्ट को ना ध्यान से समझना, ठीक है? नाउ और यू कैन से, हाँ ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलो या मार्केट वैल्यूएशन बोलो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी इज 17,75,000। ध्यान समझना, मर्जर के बाद मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है? 17,75,000। अच्छा, ये जो वैल्यूएशन है, इस वैल्यूएशन में कुछ वैल्यू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए को बिलोंग करता है, कुछ वैल्यू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी टी को बिलोंग करता है। तो यहां पे शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए एंड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी टी। क्लियर? अब समझो, मर्जर से पहले कितना था? प्री मर्जर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए की वैल्यू थी 14 lakhs एंड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी टी की वैल्यू थी 3 lakhs। अब बेनिफिट ड्यू टू मर्जर। क्लियर? अब एक चीज देखो,
मान लो मेरी कंपनी की वैल्यू जो है, मेरे जो शेयर होल्डर है, मैं कंपनी ए हूँ, मेरे शेयर होल्डर की वैल्यू है 14 लैक्स मर्जर से पहले। तो मैं मर्जर के बाद अपने शेयर होल्डर्स की कितनी वैल्यू रखना चाहूंगा? कम से कम 14 लैक्स। मतलब मैं मैक्सिमम सैक्रिफाइस कितना कर सकता हूँ? 75,000, जो पूरा मर्जर की वजह से बेनिफिट हुआ ना। मैंने बोला कि सेलर को कि तुम रख लो, तुम रख लो, मेरे को उसका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने शेयर होल्डर की वैल्यू 14 लाख से कम नहीं करूंगा। इसका मतलब बेनिफिट ऑफ मर्जर मैंने कुछ नहीं रखा, और मैंने पूरा बेनिफिट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी टी को दे दिया। मतलब मैंने कितना दे दिया? 75,000। मतलब कंपनी ए के शेयर होल्डर ने अपना पूरा मर्जर का बेनिफिट जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन जो मर्जर से पहले वैल्यू था उससे कम तो नहीं जाने देंगे। इसका मतलब यहां पे पोस्ट मर्जर वैल्यू कम से कम 14 लाख होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई? शेयर होल्डर ऑफ टी लिमिटेड, अगर पूरा बेनिफिट 100% बेनिफिट अगर कंपनी टी के शेयर होल्डर को दे दिया, तो 100% 75,000 का जो वैल्यूएशन बेनिफिट है वो पूरा मैंने कंपनी टी के शेयर होल्डर को दे दिया। तो इनका वैल्यू कितना हो गया? 3,75,000। अब देखो, तो यहाँ पे मर्जर के बाद पोस्ट मर्जर वैल्यू कितना है? ए लिमिटेड का वैल्यू अभी भी 14 लैक्स है, एंड टी लिमिटेड के शेयर होल्डर का वैल्यू हो गया 3,75,000। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मर्जर से पहले? ये 14 लैक्स जो वैल्यू था उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 20,000। तो यहाँ पे मर्जर के बाद जिन शेयर होल्डर्स के पास 20,000 शेयर्स है उनके पास तो अभी भी उतने ही शेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया लिया जाए तो अपने को ये मिल जाएगा कि जिनके पास 3,75,000 शेयर्स हैं उनको कितनी शेयर्स देने पड़ेंगे कंपनी ए को। कितना आया? तो इसमें क्या दिया है? इट सेज दैट कि मर्जर से पहले जो शेयर होल्डर की वैल्यू थी 20,000 शेयर्स की जो वैल्यू थी, 20,000 शेयर्स जो थे उनकी वैल्यू कितनी थी? 14 लैक्स। तो अगर 14 लैक्स वैल्यू है 20,000 शेयर्स की, तो 3,75,000 शेयर्स कितने शेयर्स के अगेंस्ट में इशू किए जाएंगे? तो इट विल कम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 5357.14 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी ए, देखो अल्टीमेटली कंपनी ए, सी एक चीज समझो, नाउ यू मे से कि सर यहाँ पे हमने 20,000 शेयर्स लिया है कंपनी ए के शेयर होल्डर का, तो यहाँ पे वी शुड हैव टेकन 7,500 शेयर्स। बट बच्चों ये समझो कि कंपनी टी तो कंपनी ए मर्ज हो रहा है ना, तो नए शेयर्स किसके इशू किए जाएंगे? कंपनी ए के। तो यहाँ पे इसका मतलब कंपनी ए को अपने कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू 3,75,000 शेयर्स हो? तो इट विल बी इक्वल टू 5357.14। अब देखो फ्रैक्शन में शेयर्स इशू होते नहीं है, इसका मतलब वी कैन से दैट ए लिमिटेड shall issue 5357 shares. Now for 7,500 shares, or you can say against 7,500 shares of T Limited, मतलब 5357 शेयर्स किनके अगेंस्ट में इशू किए जा रहे हैं? 7,500 शेयर्स के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब ए लिमिटेड एंड टी लिमिटेड, तो 5357 शेयर्स इशू किए गए हैं 7,500 शेयर्स के सामने। तो 1 शेयर्स के अगेंस्ट में कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे? इट विल बी 0.71 शेयर्स टू बी गिवन, एंड देयरफॉर एक्सचेंज तो कितना हो गया? 0.71:1,
एंड दिस इज द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द अपर लिमिट। क्लियर, मतलब मैं आपके एक शेयर के सामने अपना अल्टीमेट मैक्सिमम अपर लिमिट कितना देता हूं, 0.71 शेयर्स। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अपर लिमिट मतलब मैंने मर्जर का एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं रहा, मैंने पूरा बेनिफिट आपको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैं अपनी वैल्यू कम तो नहीं होने दूंगा। तो 75,000 जो मर्जर का बेनिफिट था वो पूरा शेयर होल्डर टी को दे दिया। तो 20,000 शेयर्स जिनकी वैल्यू 14 लैक्स है, तो 3,75,000 शेयर्स की वैल्यू के लिए कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 5357 शेयर्स। तो ये जो 5357 शेयर्स इशू हुए हैं, ये कितने शेयर्स के अगेंस्ट में इशू हुए हैं, 7,500 शेयर्स के अगेंस्ट में। इसका मतलब अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 0.71:1। क्लियर, पक्का, ओके। अच्छा बच्चों, नाउ सम ऑफ यू में से कि सर यहाँ पे तो 0.71:1 आया है, और जो फाइनल एक्सचेंज रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया था वो था 1:1.5। अगर देखो यहाँ पे 1.5 है, अगर मैं इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं जैसे 0.1 में, तो अगर मैं इसको 1:1 में कन्वर्ट करूंगा ना, तो आपको पता है ये कितना आएगा, दिस इज एज गुड एज 0.67:1। डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 1.5 करो, आएगा 0.6666, मतलब 0.67:1। मतलब दिस इज समथिंग व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड, म्यूचुअली डिसाइड हुआ। लेकिन अगर ए लिमिटेड को हायर भी देना होगा तो वो 0.71:1 से ऊपर नहीं जाएगा। अब देखो, अब सेकेंड निकालना है, लोअर लिमिट सेम तरीके से निकलेगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी $17,75,000, which is 17,75,000 है, it is value of shareholder of company A and shareholder of company T। अब मर्जर से पहले शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए की वैल्यू थी 14 lakhs एंड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी की वैल्यू थी 3 lakhs। नाउ बेनिफिट ड्यू टू मर्जर। नाउ सी, यहाँ पे टी लिमिटेड ने बोला कि ठीक है, पूरा मर्जर का जो बेनिफिट है ना वो आप रख लो, नो प्रॉब्लम। तो मर्जर का पूरा बेनिफिट आप रख लो, लेकिन मेरी जो वैल्यू थी 3 लाख, मैं उससे कम तो नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो इट इज पोस्ट मर्जर कितना हो जाएगा, 14,75,000 एंड 3 lakhs। क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, इफ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, $20,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो 20,000 शेयर्स है, उन शेयर होल्डर्स की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 14,75,000। तो जिन शेयर होल्डर्स की वैल्यू 3 लाख होनी चाहिए, उनके लिए नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, दैट समथिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट विल कम 4067.80 शेयर्स टू बी गिवन। अब एक चीज समझो, यहाँ पे शेयर्स फ्रैक्शन में तो लिए नहीं जाएंगे, सो इसका मतलब हो गया, से देयरफॉर ए लिमिटेड shall issue 4067 shares against 7,000 shares of T Limited। इसका मतलब
ए लिमिटेड एंड टी लिमिटेड। तो 4067 शेयर्स दिए गए हैं 7500 शेयर्स के अगेंस्ट में। तो एक शेयर के अगेंस्ट में कितना शेयर्स दिया जाएगा? कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4067 शेयर्स दिए गए हैं अगेंस्ट 7500 शेयर्स के अगेंस्ट में। तो एक शेयर के अगेंस्ट में कितना दिया जाएगा? किया क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया? इट विल कम 0.542 shares to be given. So therefore exchange ratio कितना हो गया? 0.542:1। ये क्या है? दिस इज मिनिमम, मतलब इससे नीचे जो सेलर कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब हमने जो पीछे निकाला था वो क्या था? अपर लिमिट, एंड ये क्या है? लोअर लिमिट। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में हाउ टू कैलकुलेट, सिंपल, जो भी मर्जर की वजह से बेनिफिट हो रहा है, अगर अपर लिमिट निकालना है तो बायर वो बेनिफिट सेलर को दे देगा, और अगर लोअर लिमिट निकालना है तो सेलर वो बेनिफिट बायर को दे देगा। क्लियर? पक्का? एकदम क्लियर? चलो, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आपने समझा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्लियर? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नाउ सी दिस थिंग, क्या दिया हुआ है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। देखो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल दिया है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, कैपिटल दिया है। कितना दिया है? 20 लाख, 5 लाख। रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, एंड डिवेंचर्स दिया है। ए लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर टी लिमिटेड, मतलब यहाँ पे ये बायर है, टी सेलर है। इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब अपने उसके एक शेयर के सामने ए लिमिटेड विल इशू इट्स 2 शेयर्स। ए लिमिटेड ऑलवेज हैव अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग 50% कैपिटल स्ट्रक्चर इन डेट। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस पूरे को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 100 लैक्स, और उस 100 लैक्स में डिवेंचर्स कितना है? 50 लैक्स, मतलब कितना हो गया? 50%। What will be the capital structure of merged firm? That is one thing you have to calculate. Determine percentage of debt in the merged firm. Has the merged firm financial risk declined, and how much additional debt can be borrowed to maintain its policy? Clear? Let's see this thing. How to calculate questions of this type? Now we have to understand this thing. ये आपके merger के question हैं, जो merger में भी ऐसे questions आते हैं। So solution to question 11. अच्छा, what was the exchange ratio being given? 2:1। इसका मतलब ए लिमिटेड एंड टी लिमिटेड, ए लिमिटेड टी लिमिटेड के 1 शेयर अगेंस्ट में ए अपने कितने शेयर दे रहा है? 2 शेयर्स। तो टी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लैक्स, फेस वैल्यू है 100, तो 5000 शेयर्स के अगेंस्ट में ए अपने कितने शेयर्स इशू करेगा? 10,000 शेयर्स टू बी गिवन। क्लियर? इसका मतलब 10,000 shares, so this means that A Limited will issue 10,000 shares of face value of rupees 100 each. क्लियर? मर्जर कंसिडरेशन पे करने के लिए कितना देगा वो? अपने 10,000 शेयर्स दे रहा है 100 रुपीज़ का। अब ये चीज़ देखो, जब मर्जर होगा तो टी लिमिटेड का 5000 जो इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड 25 लाख जो रिटेन अर्निंग है, वो किसका हो जाएगा? ए। उसके सामने ही वो दे रहा है ना मर्जर में, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टी लिमिटेड कितना है? 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ टी लिमिटेड कितना है?
25 लैक्स, तो ये कितना हो गया 30 लैक्स। ये 30 लैक्स इसको मिल रहा है कंपनी ए को, और इसके अगेंस्ट में ए लिमिटेड कितना पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पीसी पेड बाय ए लिमिटेड, कितना पीसी पे किया है 10,000 शेयर्स 100 रुपीज के, मतलब 10 लैक्स का उसने पीसी पे किया है। तो ए लिमिटेड को फायदा कितने का हुआ, ए लिमिटेड हैज मेड अ प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ 20 लैक्स, और ये 20 लैक्स क्या है, दिस इज नथिंग बट कैपिटल रिजर्व। अगर आप लोगों को मर्जर याद होगा, तो मर्जर में जब हम लोग परचेज मेथड निकालते हैं, तो परचेज मेथड में जो पीसी पे किया है और जो सामने वाले पर्सन का जो एनएवी है, तो नेट एसेट में से आप पीसी को माइनस कर देते हो, तो जो डिफरेंस आता है, अगर आपने कम पे किया है ट्रांसफरी ने, तो वो कैपिटल रिजर्व माना जाता है, और ज़्यादा पे किया है तो वो गुडविल माना जाता है, जिसको एमोटाइज किया जाता है कितने पीरियड में, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। क्लियर। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो ये दिस इज नथिंग बट calculation of capital reserve। डन। अब देखो, अब पोस्ट मर्जर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ना पोस्ट मर्जर कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा। अब देखो, मर्जर से पहले इक्विटी कैपिटल कितना था 20 लैक्स, एंड 10 लाख के शेयर्स इशू किया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 30 लैक्स। कैसे आया, 20 लैक्स प्लस 10 लैक्स जो शेयर्स इशू किया गया है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कितना था पहले 25 लैक्स, एंड अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 20 लैक्स। देन इसके अलावा डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स 50 लैक्स एंड 5 लैक्स, कितना आ गया, नाउ दिस बिकेम 130 लैक्स। तो पोस्ट कैपिटल रिडक्शन ये समझा कैसे आया, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। अब एक चीज समझो, 130 लैक्स हो गया, तो इसका मतलब डेट परसेंटेज कितना हो गया, 130 लैक्स 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 130 lakhs into 100. So if we calculate, it will come 38.46 percentage। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, what is the capital structure of merge firm निकाल दिया, determine the percentage of debt in the merge firm। इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन पार्ट इंपॉर्टेंट था वो था कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाए, दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब तो 38.46 हो गया। थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, दैट पहले डेट रेशियो कितना था, इफ यू सी 50%, अब डेट रेशियो कितना हो गया है 38.46। तो इसका मतलब सिंस डेट रेशियो हैज reduced from 50% to
38.46%, and therefore financial risk has declined. मतलब जो पहले डेट रेशो 50% था वो अब कितना हो गया है 38.46%, तो फाइनेंशियल रिस्क कम हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, व्हाट हाउ मच एडिशनल डेट कैन बी बोरोड टू मेंटेन इट्स पॉलिसी, मतलब 50% की पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए एडिशनल डेट कितना लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चे क्या करते हैं गलती, बच्चे यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, बोलते हैं ये 130 लैक्स है, तो 130 लैक्स का 50% कितना हो गया 65, तो यहाँ पे 15 ऐड कर देते हैं। बट एक चीज़ समझो बच्चों, जब आप ऊपर 15 ऐड करोगे तो नीचे भी तो ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे let the additional debt be x, let additional debt is equal to x। तो इसका मतलब क्या हो गया 50 lakhs plus x अपॉन 130 lakhs plus x into 100, ये कितना होना चाहिए 50%। सो इसका मतलब कितना हो गया दिस परसेंटेज में तो 50 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 50 lakhs now, तो 50 lakhs प्लस x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर 50% से, विच मीन्स दैट हाउ मच एडिशनल डेट यू हैव टू बोरो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पॉलिसी, एंड दैट समथिंग यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा, तो 50 lakhs प्लस x इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 इंटू 130 lakhs प्लस x हो गया। So this will become 50 lakhs plus x is equal to 0.5, 130 lakhs plus x, तो ये कितना आ गया 50 lakhs plus x is equal to 65 lakhs plus 0.5, ये इधर आ गया, तो 0.5x is equal to 15 lakhs, तो x कितना हो जाएगा 30 lakhs। इसका मतलब therefore additional debt that company need to borrow to maintain its debt policy of 50% is equal to 30 lakhs। डन, पक्का, एकदम क्लियर। चलो तो यहां तक अपना हो गया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ट्रू वैल्यू ऑफ मर्जर, एंड दैट्स समथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।